बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में सी लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में 6 सेक्शंस होते हैं। इस वीडियो में उन 6 सेक्शंस को डिटेल में सीखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आप सी सेक्शन के बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से, मुकम्मल तरीके से कंप्लीटली सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इन 6 सेक्शंस का आइडिया ले लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जिसमें हम अपने सी लैंग्वेज के कोड को बताते हैं कि ये किस बारे में है, किसने लिखा है या कब लिखा है। उसके बाद होता है लिंक सेक्शन, जिसमें हम अपने सी लैंग्वेज के कोड को लाइब्रेरी के हेडर फाइल्स के साथ लिंक करते हैं। उसके बाद होता है डेफिनेशन सेक्शन, जिसमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को डिफाइन किया जाता है। उसके बाद होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, जिसमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है कि ये वेरिएबल्स हमारे सी लैंग्वेज के कोड में यूज होंगे और इनको हम पूरे कोड में कहीं भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लोबली डिक्लेयर हो चुके हैं। उसके बाद होता है मेन सेक्शन, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सी लैंग्वेज का मेन सेक्शन है। इसके अलावा सी लैंग्वेज का कोड अधूरा है क्योंकि इस सेक्शन में एग्जीक्यूशन सेक्शन होता है, जिससे हमारा आउटपुट आता है, जिसमें यूजर कुछ फंक्शंस को डिफाइन करता है अपने नमूने से कि ये फंक्शन इस तरीके से काम करे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिटेल से सीखते हैं इन 6 सेक्शंस को। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन मतलब कि कमेंट्स की मदद से हम प्रोग्राम में ये लिख सकते हैं कि ये प्रोग्राम किसके बारे में है। जैसे कि यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट्स में हमने लिखा है दिस प्रोग्राम एड 2 नंबर्स। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि इस प्रोग्राम को बनाया किसने है, मतलब कि इस प्रोग्राम के ऑथर का नाम क्या है और कौन सी डेट पे ये प्रोग्राम बना है। जैसे कि यहाँ पर हमने मल्टीपल लाइन कमेंट्स का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर हम 2 लाइन्स को यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट्स भी हर किसी के साथ यूज कर सकते हैं, पर अगर हमारे प्रोग्राम में से ज्यादा लाइन पर कमेंट्स हैं तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स इजी रहती हैं। अब इनका फायदा ये होता है कि कंपाइलर इनको रन नहीं करता। इन कमेंट्स के अलावा जितनी भी चीजें होती हैं प्रोग्राम में वो रन होती हैं, पर ये रन नहीं होती। मतलब कि हम कोड के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं अपने समझने के लिए या किसी और के समझने के लिए। अगर कोई प्रोग्रामर नेक्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को देखेगा तो कमेंट्स पढ़ के ही समझ जाएगा कि ये प्रोग्राम किसके बारे में है, पर कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। जैसे कि कंपाइलर ने सिर्फ यहाँ पर लिखा है द सम ऑफ 6 and 7 is 13, जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया है, पर ये कमेंट वाला सेक्शन इस कंपाइलर ने रन नहीं करवाया है। सेकेंड होता है लिंक सेक्शन, जिसमें हम हेडर फाइल्स को अपने सी प्रोग्राम के कोड के साथ लिंक करते हैं। जैसे कि stdio.h, conio.h। stdio.h का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसमें 2 फंक्शंस होते हैं, एक होता है printf, दूसरा होता है scanf। conio.h का फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट, जिसमें फंक्शन होते हैं getch और clear screen। जैसे कि बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं, हम उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर math.h, जिसका फुल फॉर्म है मैथ इनपुट आउटपुट, जिसमें फंक्शंस यूज़ होते हैं मैथमेटिकल, जैसे कि स्क्वायर रूट फंक्शन जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना चाहते हो, पावर का फंक्शन यूज़ होता है। वैसे हम कॉमनली इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जब हम हेडर फाइल यूज़ करेंगे math.h तो इनको ईजीली हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर पाएंगे। तो आगे हम सीखेंगे कि कौन कौन से हेडर फाइल्स होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सिंपली यहाँ पर एक आइडिया है कि इस तरीके के हेडर फाइल्स भी होते हैं। लिंक सेक्शन में हेडर फाइल्स को लिंक करने के लिए सबसे पहले हैश इंक्लूड लिखेंगे, उसके बाद उस हेडर फाइल का नाम लिखेंगे। और ये जो stdio.h है उसमें एक फंक्शन है printf, ये प्रिंट करता है मतलब आउटपुट दिखाता है, और ये जो scanf है ये इनपुट लेता है। किस तरीके से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर सी लैंग्वेज लिखा हुआ है, मतलब कि इसने आउटपुट दे दिया, प्रिंट कर दिया सी लैंग्वेज को। उसके बाद हमसे यहाँ पर पूछ रहा है इंटर एनी नंबर, मतलब हम उसको इनपुट दे रहे हैं, कोई भी नंबर देंगे। जैसे कि 8 दे रहे हैं, हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो वो हमें बताएगा यू टाइप्ड द नंबर 8, जो हमने printf में लिखा, जो हम आउटपुट लेना चाह रहे थे। उसके बाद इंक्लूड conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट। इस हेडर फाइल का फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम एक फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं क्लियर स्क्रीन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करवा रहे होते हैं
एक प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसको रन करवाते हैं, फिर दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, उसको रन करवाते हैं, तो हमारा आउटपुट कभी कभी सही नहीं आता। उसके लिए अगर हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट है वो ही आएगा जो उस वक्त प्रोग्राम होगा, जिसको हम उस वक्त रन करवा रहे होंगे, बाकी जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद गेट ch का ये मतलब होता है कि जहां पर भी हम ये गेट ch लगाएंगे वहां पर हमारा आउटपुट जो है वो रुक जाएगा, होल्ड हो जाएगा। उसके बाद कोई की को प्रेस करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। जैसे कि रन करवा के देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले printf सी लैंग्वेज है तो यहाँ पर सी लैंग्वेज आया और उसके बाद ये कोड रन नहीं हो रहा, मतलब कि यहाँ पर हमने गेट ch लगाया कि जब तक हम कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे कीबोर्ड से ये रन नहीं होगा। तो हम कोई भी की प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर ये printf रन हो गया, इंटर एनी इंटीजर। अब उसके बाद scanf रन होगा, जैसे कि कोई नंबर दे दिया, उसके बाद printf रन हो गया। यहाँ पर हमने अगेन गेट ch को यूज किया है, मतलब कि हमारा आउटपुट जो है कंप्लीट ना हो जब तक हम किसी की को टाइप ना करें। अब हमने पूरे प्रोग्राम का आउटपुट अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, तो अब हम किसी भी कीबोर्ड की की को प्रेस करेंगे और उस आउटपुट को कंप्लीट करेंगे। ये गेट ch जहां पर भी हम लगाएंगे, जिस भी स्टेटमेंट के बाद लगाएंगे, उस स्टेटमेंट के बाद वो आउटपुट होल्ड हो जाएगा। डेफिनेशन सेक्शन में हम कोई भी कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि #define num10, मतलब कि प्रोग्राम में जहां पर भी हम num यूज करेंगे वहां पर ऑटोमेटिकली 10 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 4 टाइम्स num यूज करना है तो हमें यहाँ पर 10 देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ num देंगे तो वहां पर 10 आ जाएगा, जैसे कि कंपाइलर हमें बता रहा है 10 10 10 10। पर इसका फायदा तब होता है जब हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, मतलब कि यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू अब हमें पता चली है कि 10 नहीं है 15 है, तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंजिंग हो जाएगी। पर अगर हम इसको num को डिफाइन पहले नहीं कर देते हैं तो यहाँ पर हर बार हमें यहाँ पर चेंजिंग करनी पड़ेगी, कितने बार भी हम printf करवाना चाहते हो। तो यहाँ पर सिंपली अगर चेंज करना चाहते हैं डिफाइन में, #define में, तो सिंपली यहाँ पर num के आगे लिख देंगे कौन सा भी नंबर। उसके बाद जब हम आउटपुट निकालेंगे तो उनका आउटपुट एज इट इज वही आएगा, जहां पर भी हमने num यूज किया अब वहां पर ऑटोमेटिकली 15 आ जाएगा। हर एक printf में चेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सेक्शन आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, जिसमें हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं कि इस प्रोग्राम में ग्लोबली हम कौन कौन से वेरिएबल्स यूज करना चाहते हैं, मतलब किसी खास सेक्शन में नहीं, पूरे प्रोग्राम में। उसके बाद पूरे प्रोग्राम के लिए हम फंक्शंस को भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये फंक्शंस हम पहले ही बता रहे हैं कि पूरे कोड में कहीं पर भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, एक बार हो 2 बार हो, कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ग्लोबल वेरिएबल सेक्शन पर, जहाँ पर ग्लोबली हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे कि int num = 3, मतलब कि हमने ग्लोबली बता दिया कि हम एक वेरिएबल num को डिक्लेयर करना चाहते हैं जो हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने प्रोग्राम में यूज किया है printf the number is %d num, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा the number is 3। देखते हैं यहाँ पर सेकंड वाले में आ गया the number is 3। उसके बाद हम इसी ग्लोबल वेरिएबल सेक्शन में कोई फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि int add int, मतलब कि ये एक ऐड फंक्शन है, किसी भी 2 इंटीजर को ऐड करेगा ग्लोबली, मतलब कि पूरे प्रोग्राम में हम उनको यूज कर सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेन सेक्शन। मेन सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है मेन से, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि एक डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, उसमें भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, पर उन वेरिएबल्स को सिर्फ हम मेन सेक्शन में ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इंटीजर को डिक्लेयर किया है m = 20, n = 10, और उसके बाद सम वेरिएबल को भी डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पर हमने बताया कि सम जो है वो add m, n है, और ये जो फंक्शन है ये ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके हैं यहाँ पर int add int. उसके बाद एग्जीक्यूशन सेक्शन होता है मेन में, मतलब कि जो हमने कोड लिखा उसका आउटपुट निकलता है। अब इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि printf sum is %d sum, यहाँ पर आ जाएगा sum is 30। अब इन दोनों को जैसे m और n को ऐड करेगा, पर हमने यहाँ पर डिफाइन तो नहीं किया कि ऐड किस तरीके से होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूजर डेफिनेशन सेक्शन, जो कि लास्ट में डिफाइन करता है उस फंक्शन को, जैसे कि int add int a, int b क्या है, ये बता रहा है कि जब भी ये फंक्शन यूज होगा उसका रिटर्न आएगा a + b,
मतलब कि यहाँ पर जो वेरिएबल होगा और यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उन दोनों को ऐड कर देंगे, वो इस फंक्शन का रिजल्ट आएगा, रिटर्न आएगा, जो कि हम मेन में यहाँ पर यूज कर रहे हैं सम एड m, n, मतलब कि m प्लस n। m का मतलब है 20, n का मतलब है 10, तो इसीलिए 20 प्लस 10 हो गया 30, और आउटपुट में भी एग्जैक्टली है सम इज 30। उम्मीद है कि आपको ये सारे सेक्शंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इनके आगे हम जो प्रोग्राम्स बनाएंगे इन सेक्शंस की मदद से बनाएंगे, इन सेक्शंस के एडवांस तरीके से बनाएंगे, उनको भी सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।